ऑलराइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के चैप्टर की। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट भी। बेटे, सेल मेम्ब्रेन को जब लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे एक लेयर की तरह, एक कवरिंग की तरह की चीज नजर आती है। मगर अगर आप सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ये सेल मेम्ब्रेन एक ट्राई लैमिनर अपीयरेंस दिखा रही होती है। यानी ऐसी नजर आती है कि जैसे इसके अंदर तीन लेयर्स हों। डेफिनेटली आप जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा है। जब साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये जो हमें ट्राई लैमिनर अपीयरेंस यानी कि कोई तीन लेयर्स की अपीयरेंस नजर आ रही है, इसको गौर से देखा जाए तो साइंटिस्ट ने एक्सप्लोर किया कि एक्चुअली ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये खास तरह के मॉलिक्यूल से बनी होती है। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड, ये फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हेड हाइड्रोफिलिक होता है और जिसकी टेल्स हाइड्रोफोबिक होती हैं। इसके पास दो टेल्स होती हैं और ये टेल्स बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसी फैटी एसिड्स की टेल हमारे लिपिड्स में मौजूद होती हैं। ये टेल्स बिल्कुल हमारे लिपिड्स जैसी टेल्स होती हैं। दो टेल्स होती हैं और ग्लिसरॉल के साथ तीसरी टेल की बजाय एक हेड लगा होता है। और ये हेड होता है फॉस्फेट ग्रुप का। ये हेड होता है फॉस्फेट ग्रुप का। अब अगर बेटे हम, जैसा कि मैंने आपको इसकी नेचर बताई, अगर हम इन फॉस्फोलिपिड्स को पानी में डाल दें, क्योंकि इनके हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल्स हाइड्रोफोबिक है, तो इनके हेड पानी को फेस कर लेते हैं और इनकी टेल्स पानी से दूर चली जाती हैं। इनके हेड पानी को फेस करते हैं और इनकी टेल्स पानी से दूर चली जाती हैं। अगर हम काफ़ी सारे फॉस्फोलिपिड्स को मिलाकर पानी में डाल के इसको अच्छी तरह से शेक करने की कोशिश करें, इसको अच्छी तरह से शेक करने की कोशिश करें, तो ये एक माइसेल टाइप का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसमें अपने हेड्स को आउटसाइड आउटवर्ड्स और टेल को इनवर्ड्स, ये क्या कहते हैं, गुम कर लेते हैं। और अगर ढेर सारे फॉस्फोलिपिड्स हों तो ये अंदर और बाहर पानी होने की वजह से ऐसी शेप बनाते हैं जिसको कि हम वेजिकल कहते हैं। ये एक ऐसी शेप बनाते हैं जिसको कि हम वेजिकल कहते हैं। दिस इज अ वेजिकल। हमारे पास ओवरऑल जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की ये लेयर होती है, हम इसको बाय लेयर कहते हैं। एंड दिस इज फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। दिस इज फॉस्फोलिपिड बाय लेयर। हमारे पास फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर से सेल मेम्ब्रेन बनती है। फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर से सेल मेम्ब्रेन बनती है। अच्छा जी। अब बेटे, हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि फॉस्फोलिपिड्स को अपनी जगह पे इंटैक्ट रखती है, जो कि फॉस्फोलिपिड्स को अपनी जगह पर इंटैक्ट रखती है। बेटे याद रखिए, हमारे सेल के बाहर भी पानी है और हमारे सेल के अंदर भी पानी है। हमारे सेल के बाहर इमीडिएट आउटसाइड भी पानी है और हमारे सेल के अंदर भी पानी है। हमारे सेल के बाहर ये जो पानी है, ये कहलाता है टिश्यू फ्लूइड। और ये टिश्यू फ्लूइड भी एक्वस नेचर का होता है। दिस इज आउटसाइड। और अगर हम इनसाइड की बात करें यहाँ पर, तो आप जानते हैं कि ये हर एक सेल के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। सो बाहर हमारे पास टिश्यू फ्लूइड है और अंदर हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म। यानी बाहर भी पानी है और अंदर भी पानी है। ये बाहर और अंदर दोनों जगह पानी होने की वजह से, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि टिश्यू फ्लूइड भी वाटर बेस्ड है और साइटोप्लाज्म भी वाटर बेस्ड है। यहाँ भी हमारे पास वाटर है और यहाँ बाहर भी हमारे पास वाटर है। इन दोनों जगह पे वाटर होने की वजह से हमारे ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनकी बाय लेयर इंटैक्ट रहती है।
लेट मी जूम इट, इनकी बायलेयर इंटैक्ट रहती है। यानी इसके ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, अंदर का पानी की वजह से इसके हेड अंदर की तरफ इंटैक्ट रहते हैं, और बाहर के पानी की वजह से इट्स के हेड्स बाहर की तरफ इंटैक्ट रहते हैं। और इसके दरमियान जो ये वाली स्पेस है जहाँ पर फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स मौजूद हैं, जो ये वाली स्पेस है जहाँ फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स मौजूद है प्यारे बच्चों, ये जगह, ये रीजन सेल मेम्ब्रेन का हाइड्रोफोबिक रीजन होता है। मैं इसको यूं लिखता हूँ, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाइड्रोफोबिक रीजन। अभी इसी सेल मेम्ब्रेन का जरा आप डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखिए। इस डिटेल्ड स्ट्रक्चर में आप नोट कीजिए कि ये आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज आउटसाइड, एंड दिस इज इनसाइड। एंड ये वाला पार्ट, दिस होल पार्ट, दिस येलो पार्ट इज हाइड्रोफोबिक रीजन। दिस पार्ट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक रीजन। दिस इज हाइड्रोफोबिक रीजन। अब हम बारी बारी इन फॉस्फोलिपिड्स के साथ साथ हमारी सेल मेम्ब्रेन में और कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। बेटे, आपको ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर यहाँ नजर आ रहा है, इट इज कोलेस्ट्रॉल। एंड कोलेस्ट्रॉल का काम होता है, इट रेगुलेट्स द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। रेगुलेशन का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। अगर सेल मेम्ब्रेन जरूरत से ज्यादा फ्लूइड हो रही हो तो कोलेस्ट्रॉल उसकी फ्लूइडिटी कम कर देता है, और अगर ये कम हो रही हो तो कोलेस्ट्रॉल इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा कर देता है। कम हो रही हो तो कोलेस्ट्रॉल इसकी फ्लूइडिटी ज्यादा कर देता है। उसके बाद बेटे जो दूसरा कंपोनेंट है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड मेनली यही बायलेयर बना रहे होते, मेनली ये फॉस्फोलिपिड्स ही होते हैं विच आर मेकिंग अ बायलेयर। दे आर एक्चुअली मेकिंग अ बायलेयर, और यही इसकी फ्लूइडिटी को भी मेंटेन करते हैं। हम अभी आगे आने वाले पोर्शन में आपको इसकी एग्जांपल्स देके समझाएंगे कि फॉस्फोलिपिड्स इसकी फ्लूइडिटी को कैसे मेंटेन करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। ओके। उसके बाद बेटे हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कार्बोहाइड्रेट की चेन्स। ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं, ये कार्बोहाइड्रेट की चेन अगर तो लिपिड के साथ मिल जाए तो ये ग्लाइकोलिपिड है, अगर ये प्रोटीन के साथ मिल जाए तो ये ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है। हम अभी इसके बारे में भी इन डिटेल बात करेंगे। उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पर मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स मौजूद हैं। अगर आप सेल मेम्ब्रेन को टॉप से देखें, साइड से देखेंगे तो सेल मेम्ब्रेन इस तरह की नजर आएगी, मगर आप सेल मेम्ब्रेन को टॉप से देखेंगे तो वो यूं नजर आएगी। लेट मी राइट इट डाउन हेयर। ये आपके सामने है, ये है साइड व्यू ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और ये है टॉप व्यू ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अंदर बेटे आपको ये जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दे आर वेरी रैंडम। यू कैन सी दैट these structures आर pretty रैंडम।
दे आर इन अ मोज़ेक फैशन, मोज़ेक पैटर्न। एंड ये जो मोज़ेक पैटर्न में पड़ी होती हैं यहाँ पर, ये प्रोटीन्स होती हैं। इसीलिए हम ओवरऑल अपनी सेल मेम्ब्रेन को के लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इट्स अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं दैट इट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इट्स अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड क्यों है? बिकॉज फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसके अंदर हर टाइम फ्लो कर रहे हैं। और मोज़ेक क्यों है? बिकॉज कोई भी चीज़ फिक्स पैटर्न में नहीं है, एवरीथिंग इज placed in a very random fashion. Everything is placed in a very random fashion. So that's why it is called mosaic model. ओके। अच्छा जी, अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ये जो मुख्तलिफ प्रोटीन्स है या मुख्तलिफ पार्ट्स है उनका क्या रोल है हमारे पास। आप ये देखिए यहाँ पर आपको इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स नज़र आ रही हैं। इनमें एक टाइप की प्रोटीन ये है, इसको कैरियर प्रोटीन कहते हैं। और ये कैरियर प्रोटीन आमतौर पे तब काम करती है जब इसके साथ एटीपी आकर अटैच होता है, यानी जब इसको एनर्जी दी जाती है। ये इस तरह की प्रोटीन होती है कि जब इसको एनर्जी मिलती है तो ये उस एनर्जी के रिस्पॉन्स में किसी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवाती है। ये उस एनर्जी के रिस्पॉन्स में किसी भी मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करवा देती है। इसी तरह आप यहाँ देखिए, ये आपको एक चैनल प्रोटीन नजर आ रही है। ये एक सुरंग की तरह की चीज होती है। ये एक ऐसी ऐसी प्रोटीन होती है जो कि एक फ्लूइड फिल्ड पोर होता है। इट इज जस्ट लाइक अ फ्लूइड फिल्ड पोर। और ये स्पोर की तरह ही काम करता है। ये किन किन चीजों को अपने अक्रॉस मूव करना अलाउ करता है? ऐसी चीजें जो कि पोलर हैं, जो कि चार्ज्ड हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है, एंड विच आर लार्ज, जिनका साइज बड़ा है, जैसा कि अमाइनो एसिड्स, जैसा कि ग्लूकोज, या चार्ज पार्टिकल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आइंस, लाइक सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड आइंस। जरा गौर कीजिए कि ये हमारी जो चैनल प्रोटीन है इसकी शेप किस तरह की है और ये किन चीजों को अपने अक्रॉस मूव करना अलाउ कर रही है। अच्छा, ये बात हो गई। अभी हम बारी बारी इन तमाम कंपोनेंट्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। बेटे हमारे सामने सबसे पहले यहाँ पे चार तरह के फॉस्फोलिपिड्स हैं। हमने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया कि कौन से फॉस्फोलिपिड्स मोर फ्लूइड हैं और कौन से फॉस्फोलिपिड्स लेस फ्लूइड हैं। हमारे पास ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिनकी फैटी एसिड्स की चेन्स शॉर्ट हैं, जिनकी फैटी एसिड्स की चेन शॉर्ट है, वो ज़्यादा फ्लूइड होते हैं। ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिनके फैटी एसिड्स अनसैचुरेटेड होते हैं, वो ज़्यादा फ्लूइड होते हैं। और ऐसे फॉस्फोलिपिड्स जिनकी फैटी एसिड चेन्स लॉन्ग हैं और सैचुरेटेड है, दे आर लेस फ्लूइड। लॉन्ग और सैचुरेटेड वाले, दे आर लेस फ्लूइड। और शॉर्ट और अनसैचुरेटेड, दे आर मोर फ्लूइड। किसी भी तरह से बेटे आपको इसको याद रखना है, आपको इसको याद रखना है और भूलना नहीं है।
ऑल राइट, आगे चलते हैं। अभी ये जो हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इसके अंदर एक खास तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू। मैं आपको ये पहले भी, जब मैं आपको रेस्पिरेशन पढ़ा रहा था या गैस एक्सचेंज पढ़ा रहा था, उसमें आपने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया कि कितनी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर्स किस सिचुएशन में क्रॉस हो रही हैं। तो जैसे ए है, उसमें दो लेयर्स क्रॉस हो रही हैं, दो फॉस्फोलिपिड लेयर एंड वन बाइलेयर। बी के अंदर टू बाइलेयर्स। सी के अंदर एक दो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः बाई लेयर्स। और डी के अंदर एक दो तीन चार, चार बाई लेयर्स, यानी आठ लेयर्स क्रॉस हो रही हैं। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को इफेक्ट कर देते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स विच आर गोइंग टू इफेक्ट द फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को रेगुलेट करता है। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाती है। फिर उस तरह उसके साथ ही सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स, जितने ज़्यादा अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स होंगे उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी। और लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन, जितनी स्मॉलर लेंथ होगी उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी। जितनी स्मॉलर लेंथ होगी उतनी ज़्यादा फ्लूइडिटी होगी। तो आप लोगों को ये बात जहन में रखनी है कि जितना फैटी एसिड की, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया, कि जितना फैटी एसिड की लेंथ शॉर्ट होगी उतनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। और जितने ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स इसके अंदर मौजूद होंगे उतनी फ्लूइडिटी ज़्यादा होगी। अब अगली बात हमें ये समझनी है कि डैमेजिंग इफेक्ट क्या क्या डालते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन की लेयर के ऊपर। आपकी सेल मेम्ब्रेन पे अल्कोहल डैमेजिंग इफेक्ट डालता है। ये फॉस्फोलिपिड की जो बाइलेयर है उसको डिसॉल्व कर देता है। अल्कोहल डिसॉल्व द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फिर उसके बाद एसिड्स, ये भी मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को डीनेचर कर देते हैं। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो वो भी टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। दे ऑल्सो ब्रेक डाउन द टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ठीक हो गया। तो ये डैमेजिंग इफेक्ट की स्लाइड को भी अच्छी तरह से देख ले। अच्छा जी, अब हम जो अगली चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है रोल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। हमने आपको बताया कि जब कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड के साथ मिल जाते हैं तो हम इसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और जब कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ ज्वाइन करते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। अभी पहली चीज जो कि हम अपने इस टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं वो ये है कि ये हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। इसकी बेटे हम एक दो ऐसी एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसकी हम दो ऐसी एग्जांपल्स पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा है। ये देखिए, आपने अपने ओ लेवल्स में साइनैप्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा।
साइनैप्स के बारे में तो आपने अपने ओ लेवल्स में पढ़ा होगा। तो साइनैप्स में क्या होता है, एक तरफ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, और दूसरी तरफ जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है वहां पर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वहां पर क्या लगे होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स यहाँ पर रिसेप्टर्स का काम कर रहे होते हैं, जो कि इम्पल्स को रिसीव करते हैं, जो कि इम्पल्स को रिसीव करते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ पे दूसरी तरफ जो हमारे लिवर सेल्स होते हैं या हमारे मसल सेल्स होते हैं, जब उनको इंसुलिन का सिग्नल मिलता है, हमारे लिवर सेल्स या हमारे मसल सेल्स, जब इनको इंसुलिन का सिग्नल मिलता है तो ये अपने दरवाजे ग्लूकोज के लिए खोल देते हैं और अपने सराउंडिंग से ग्लूकोज को अपटेक करते हैं और प्रोवाइड कर देते हैं इसको सेल में। और सेल में ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है। वहां पर भी जो रिसेप्टर्स हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स के ही रिसेप्टर्स हैं। यहाँ पर भी जो रिसेप्टर्स हैं वो किसके रिसेप्टर्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। सो अभी आपको ग्लाइकोप्रोटीन का पहला काम पता चला, और वो ये है कि ये रिसेप्टर्स के तौर पर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। दे प्ले देयर रोल एज रिसेप्टर्स। दूसरे नंबर पे आप इन ग्लाइकोप्रोटीन्स को सेल रिकॉग्निशन में अपना रोल प्ले करते हुए देखेंगे। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एंटीजेंस के तौर पे काम करती हैं। हर एक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर, हर एक सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ रिकॉग्निशन के लिए ग्लाइकोप्रोटीन्स लगी होती हैं। और ये रिकॉग्निशन वाली ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होती हैं ये एक्चुअली एंटीजेंस होते हैं। ये रिकॉग्निशन के लिए होती हैं। इसी से सेल ये अंदाजा लगाता है इसी से सेल ये अंदाजा लगाता है कि जो उसके सामने सेल है वो बॉडी का अपना सेल है या कोई बाहर का सेल है। इसी को देख के सेल अंदाजा लगाता है कि उसके सामने जो सेल है वो बॉडी का अपना सेल है या कोई फॉरेनर सेल है, कोई बाहर का सेल है, और उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देना है या नहीं। इसी तरह बेटे हमारी सेल मेम्ब्रेन की ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करती हैं पानी के साथ टिश्यू फ्लूइड के अंदर, ताकि जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेबलाइज हो सकें। ये क्या करती हैं, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वाटर इन द टिश्यू फ्लूइड, ताकि जो जिस भी सेल के साथ ये अटैच्ड है वो क्या हो सके, वो स्टेबलाइज्ड हो सके, वो स्टेबलाइज हो सके। इसके अलावा ये सेल टू सेल एडहीशन में भी अपना रोल प्ले करती है, यानी दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में, दो सेल्स को एक दूसरे के साथ जोड़ने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दे हेल्प इन सेल टू सेल एडहीशन, दे हेल्प इन सेल टू सेल एडहीशन। और इसी तरह ये एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स भी बना रही होती हैं, जिनको कि हम एंटीबॉडी कहते हैं। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं, जो हमारी लिम्फोसाइट्स के ऊपर एंटीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स लगी होती हैं, और जब हमारे प्लाज्मा सेल रिलीज करते हैं, तो आपको याद आया कि जो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर था, उस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर आपके पास कार्बोहाइड्रेट की ग्रीन कलर की चेन्स भी हैं। इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में बेटे हमारे पास ये क्या स्ट्रक्चर है, दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स, दीज आर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और ये स्ट्रक्चर क्या है, दीज आर कार्बोहाइड्रेट चेन्स। और मिला के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ग्लाइको प्रोटीन। इनको मिला के हम ग्लाइकोप्रोटीन, सो ग्लाइकोप्रोटीन की एक एप्लीकेशन ये भी है। आई एम गिविंग यू कपल ऑफ मिनट्स, जरा रिवाइज कर लीजिए
हमारे ग्लाइकोप्रोटीन के और ग्लाइकोलिपिड्स के काम क्या क्या है। मैंने आपके सामने आपकी स्क्रीन पर 5 काम रखे हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम यहाँ से आगे चलेंगे और अब हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के ऊपर डिटेल बात करेंगे। मैंने भी आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन बताया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिटेल ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब हम मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, मैंने सबसे पहले जो मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाई है जिसके अंदर मैंने 1 लिखा है, दूसरे नंबर पे जो प्रोटीन बनाई है इसमें 2 लिखा है, और तीसरे नंबर पर आपको ये येलो और पिंक कलर के अमाइनो एसिड्स वाली प्रोटीन नजर आ रही है। बेटे सबसे पहले इनिशियली तो आप इस बात को समझ जाएं कि 3 चीजें हमारे सेल्स के सामने ऐसी होती हैं: ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये 3 चीजें ऐसी होती हैं, इनको कोई भी मेम्ब्रेन किसी तौर पे भी रोक नहीं सकती। ये जब भी मूव करती हैं, अपनी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से मूव कर जाती हैं। whenever they move because of their concentration gradient। अगर ऑक्सीजन मेम्ब्रेन की एक तरफ ज्यादा होगी, दूसरी तरफ खुद ही मूव कर जाएगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक तरफ ज्यादा होगी, तो वो भी दूसरी तरफ मूव कर जाएगी। और पानी, पानी का जो वाटर पोटेंशियल है, जहां कम होगा वो उस तरफ चले जाएगा। जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो पानी को रिस्ट्रिक्ट कर सके। सेल मेम्ब्रेन पानी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। सेल मेम्ब्रेन कैन नेवर रिस्ट्रिक्ट वाटर। ठीक है जी। यहाँ एक और बात नोटिस कीजिए। मैंने आपके सामने एक प्रोटीन बनाई है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रोटीन का ये जो पूरे का पूरा पोर्शन होता है, जिसको कि अभी मैं हाईलाइट करने लगा हूं, ये सारे का सारा पोर्शन हाइड्रोफोबिक पोर्शन है। हमारी सेल मेम्ब्रेन का ये सारे का सारा पोर्शन जो है, ये कौन सा पोर्शन है? दिस इज हाइड्रोफोबिक पोर्शन। अब ये सारा हाइड्रोफोबिक पोर्शन करेगा क्या? ये हाइड्रोफोबिक पोर्शन अपने आसपास सिर्फ हम हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स को ही अकोमोडेट करेगा। ये बात करने का मकसद ये है, ये बात करने का मकसद ये है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो प्रोटीन्स को अपनी जगह पर फिक्स करता है। वो कौन सा ऐसा फैक्टर है? क्या नहीं, हमने ये तो बता दिया कि जो हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं वो यहाँ से ऊपर नहीं जा सकते और यहाँ से नीचे ड्रॉप नहीं हो सकते। ऊपर नहीं जा सकते और नीचे ड्रॉप नहीं हो सकते क्योंकि बाहर भी एक्वस मीडियम है और सेल के अंदर भी एक्वस मीडियम है। सेल के बाहर भी एक्वस और अंदर भी एक्वस मीडियम है। मगर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो कौन सी ऐसी फोर्स है जो कि प्रोटीन को अपनी जगह पर फिक्स करती है और प्रोटीन को भी यहां से ड्रॉप नहीं होने देती। ऑल्दो कि ये राइट लेफ्ट दाएं बाएं प्रोटीन्स मूव कर रही होती हैं, मगर फिर भी ये प्रोटीन यहां से निकलती क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि इस प्रोटीन के पास भी कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो कि परफेक्टली हाइड्रोफोबिक लेयर के अंदर फिट इन हो जाते हैं। जैसे हमारे पास ये वाले अमाइनो एसिड्स जो होंगे, विच आर फेसिंग द हाइड्रोफोबिक रीजन ऑफ प्रोटीन, ये अमाइनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक होंगे। और रेस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड्स, जो बाकी आगे पीछे के अमाइनो एसिड्स हैं, वो हाइड्रोफिलिक होंगे बिकॉज वो पानी को एनकाउंटर कर रहे हैं। जो ये वाले अमाइनो एसिड्स हैं, ये हाइड्रोफोबिक फिलिक होंगे। So these ones and these ones are philics. So इस तरह से this is the reason why proteins are fixed and attached inside the membrane, and they do not drop inside the cell or get out of the cell. So this is the reason, and this is valid for each and every type of protein. Now let's talk about the types of proteins। बेटे हमारे पास 2 तरह की प्रोटीन्स होती हैं जनरली। एक परमानेंट प्रोटीन और दूसरी टेम्परेरी प्रोटीन। एक परमानेंट प्रोटीन और दूसरी टेम्परेरी प्रोटीन।
जो परमानेंट प्रोटीन होती है वो भी, अब जब पहले टेम्परेरी की बात कर लेते हैं, टेम्परेरी के अंदर हमारे पास पेरिफेरल प्रोटीन्स होती है जिनको हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं। पेरिफेरी का मतलब वो किसी एक तरफ अटैच होती है। पेरिफेरी मींस दे आर अटैच टू द वन साइड एंड दे आर कॉल्ड एक्सट्रिंसिक। बट परमानेंट प्रोटीन्स में हमारे पास इंटेग्रल प्रोटीन्स होती हैं जिनको कि हम इंट्रिंसिक कहते हैं। इनमें भी दो टाइप्स हैं। एक ऐसी प्रोटीन है जो कि पूरी बाय लेयर को स्पैन कर रही होती है, यानी एक तरफ से शुरू होती है और दोनों बाय लेयर्स को क्रॉस कर जाती है। इनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। और दूसरी जो कि सिर्फ इन साइड ऑफ द सेल मौजूद होती हैं, दे आर कॉल्ड इंट्रा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन के अंदर वाली प्रोटीन्स। अभी जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है प्यारे बच्चों, इनमें भी तीन तरह की प्रोटीन्स होती हैं। One type is called channel protein. They form a channel. Second type is called glycoproteins. And third type is called carrier proteins. Now these channel proteins, मैंने जैसे आपको पहले भी बता चुका, these channel proteins are of fixed shape. इनकी शेप फिक्स्ड होती है and they are just like water filled pore. इसमें चार्ज पार्टिकल्स या लार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स या लार्ज पार्टिकल्स इन चैनल प्रोटीन में से गुजरते हैं, जैसा कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड व्हाट नॉट। इसी तरह हमारे पास दूसरी टाइप की जो और इनसे चैनल प्रोटीन से आमतौर पर डिफ्यूजन हो रही होती है। चैनल प्रोटीन जिस डिफ्यूजन को सपोर्ट करती है, हम इस डिफ्यूजन को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। वैसे तो मटेरियल मेम्ब्रेन से यूं भी मूव आउट मूव इन कर सकते हैं, मगर जब वो किसी खास चैनल प्रोटीन के थ्रू मूव इन मूव आउट कर रहे होते हैं, हम इसे बोलते हैं ये डिफ्यूजन तो है मगर ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। उसके बाद प्यारे बच्चों जो अगली टाइप की प्रोटीन आती है, दिस इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन्स आम तौर पर एटीपी ऑपरेटेड होती हैं। These carrier proteins are mostly they are ATP operated, and it includes sodium potassium pumps, they include proton pumps, and they include amino acid transporters, they include co-transporter proteins as well. So what they can do is they can simply change their shapes, and they also have a binding site for ATP and a binding site for the molecule that they want to allow or they want to permit to get inside or outside of the cell. So these are called carrier proteins. And then the third type is called these conjugated proteins. These are glycoproteins, जो कि पूरे के पूरे इस पार्ट को स्पैन कर रही होती हैं। अब प्यारे बच्चों, आई वुड लाइक टू आस्क यू, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने नजर आ रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए ये स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। अहमद, आप वॉलंटियर करेंगे हर चीज का नाम बताने का? मिस्टर अहमद जज्जा, आर यू लिसनिंग? वॉलंटियर करें, कौन सा बच्चा इन सारे के सारे स्ट्रक्चर्स के नाम बताएगा? ऐसे चुप कर गए जैसे। आयजा, आप बताओ बेटा। um आई जो है वो कार्बोहाइड्रेट चेन है। एच ग्लाइकोलिपिड है। जी। सी कोलेस्ट्रॉल है। हम्म। बी फॉस्फोलिपिड है। हम्म। एफ इज कैरियर प्रोटीन। जी। चैनल प्रोटीन, एंड चैनल। ओके, यू आर चैनल टॉकिंग अबाउट एफ। यस। ओके, एफ इज अ कैरियर प्रोटीन, यस। एंड ई, ये ई है आई थिंक वो हाँ, ई है, ई है। चैनल। और जी इज आई डोंट नो। जी एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है जो इसके एक तरफ लगी हुई है। जी इज एन एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ओके। ठीक है। और एच वाला पार्ट क्या है? इट इज अ कार्बोहाइड्रेट पार्ट। आई ओवरऑल क्या है? ये एक फॉस्फोलिपिड के साथ लगा है तो इट इज अ ग्लाइकोलिपिड। और एच ओवरऑल क्या है? ग्लाइको प्रोटीन है। शाबाश आयजा, वेरी नाइस। सो आई होप कि आप लोगों को अब इन सब चीजों के नाम भी याद हो गए होंगे। अब बेटे जो पहली चीज हमने इसके बाद जो चीज पढ़नी है, उनमें से एक चीज है बल्क ट्रांसपोर्ट। सो बल्क ट्रांसपोर्ट एक एक्टिव प्रोसेस है
जिसमें बड़े बड़े वेसिकल्स के अंदर चीजें सेल से अंदर आती हैं और सेल से बाहर जाती हैं। अगर ये चीजें सेल के अंदर आ रही हैं तो हम इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर आने वाली चीज सॉलिड है तो हम इसे क्या बोलेंगे? फैगोसाइटोसिस। और अगर ये चीज लिक्विड है तो हम इसे क्या बोलेंगे? पिनोसाइटोसिस। So अगर if it is solid then it is called phagocytosis and if it is liquid it is called pinocytosis। पीने से पिनोसाइटोसिस आप अपने जहन में रख सकते हैं। और अगर कोई चीज सेल से बाहर एग्जिट कर रही है, if something is exiting out of the cell then it is called exocytosis। it is called exocytosis। अच्छा, इसके बाद बेटे जो अगली चीज हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है वो भाई आपके ओ लेवल्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन और आइसोटोनिक सोल्यूशन। हमें आपको यहाँ पर यह बताना होगा कि अगर आप किसी सेल को बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में डाल दोगे, ये हमारा लास्ट मिनट है और बात भी सिर्फ ये आखिरी है हमारे इस लेक्चर की। अगर आप अपने किसी सेल को बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डालोगे तो आपका सेल वाटर लूज करने लगेगा। अगर आप इसको हाइपोटोनिक में डालोगे तो सेल वाटर गेन करने लगेगा। और अगर आप इसको आइसोटोनिक में डालोगे तो नेट मूवमेंट जीरो होगी, ना वाटर गेन होगा और ना ही वाटर लूज होगा। तो इस चैप्टर को बेटे अच्छी तरह पढ़ना। आई एम गोइंग टू शेयर नोट्स विद यू गाइस एंड दिस इज इट। हमारा ये सेल मेम्ब्रेन का चैप्टर इतना ही है। रिमेनिंग जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, वो आप खुद पढ़ सकते हैं और वो आप सर ओ लेवल से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल हो। लास्ट क्वेश्चन है। जी बेटा। आइसोटोनिक जो है हाइपरटोनिक का तो समझ लगे कि वो